तो बच्चों सबसेट ऑफ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का आपके टिप्स पे होगा इस वीडियो के बाद 9 नंबर हो रहे होंगे आपके फ्रीज, क्योंकि यहाँ पे हमारा गोल है अगले 120 दिन में आपको केमिस्ट्री में दिलाया जाए 70 on 70। तो पूरी वीडियो देख लेना ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक भी डाउट आपके मन में ना बचे, और मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों के दिमाग में क्या ये चैप्टर एकदम हो चुका है फ्रीज इस माइंड मैप के बाद। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247। बारी है सबसे बड़े चैप्टर और सबसे अहम चैप्टर को रिवाइज करने की विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, जिसमें 9 नंबर आपके पेपर में कंफर्म करेगा। तो पूरी तरीके से फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जिन भी बच्चों के चैप्टर में डाउट होता है, क्योंकि अगले 120 दिन में आप मेरे साथ ला रहे होगे केमिस्ट्री में 70 on 70। आइए भाई, 3 हिस्सों में मेनली चैप्टर डिवाइडेड होता है, जो कि है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्टेंस और बैटरी। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं। यहाँ पे मेन 6 फॉर्म है। सबसे पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, विच इज एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। ABC के फॉर्म में इसको याद करते हैं, यानी कि एनोड पे हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे जाएगा, जिस भी मेटल का रिडक्शन होगा वो कैथोड पे जाएगा। नेक्स्ट है E0 सेल निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। जो भी मेटल कैथोड पे उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो भी मेटल एनोड पे उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों ही मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे, और याद रखना ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आपका सेल वर्क करेगा। दूसरा है ई सेल, यानी कि नस्ट इक्वेशन निकालने। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला जिसमें आप ई सेल का फॉर्मूला यूज करोगे, विच इज E0 जो आपने ऊपर निकाला माइनस 0.0591 बाय n। n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरी इक्वेशन में, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो भी एक्वस फेज में प्रेजेंट है। देन अगर आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए ई सेल का फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्टली माइनस 0.0591 इंटू पीएच। ठीक है, पीएच आपका जो भी H प्लस का कंसंट्रेशन है उससे निकाल सकते हो, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, विच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो जो भी कंसंट्रेशन दिया उसका माइनस लॉग ले लोगे तो यहां से पीएच आ जाएगा। अगला है के इक्विलिब्रियम निकालना आना चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है 10 की पावर में n E0 बाय 0.0591। n क्या है? अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, और E0 आपने ऊपर से निकाला, इसको डिवाइड कर देंगे 0.0591 से, और जो भी नंबर आएगा उसे 10 की पावर में रखोगे वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। लास्ट होगा गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला अगेन है माइनस NF E0। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, E0 आपको पता ही है, और F96500 कूलम होता है। ये याद रखना कि ये हमेशा नेगेटिव आएगा, तभी आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इन 6 में से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इन 6 फॉर्मूले से, ये आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट रहेगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के पहले तो मेन 4 फॉर्मूले रहेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, रो L बाय A होता है। रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A एरिया, यहां से रो हो जाएगा R A बाय L। R रेजिस्टेंस है जी, यहाँ पे कंडक्टेंस है जो कि 1 बाय R होता है। तो 1 बाय R के लिए आप लोगे 1 बाय रो को आप K बोलते हो, A बाय L हो जाएगा, K यहां से हो जाएगा GL बाय A। तो G आपका यहाँ पे होता है कंडक्टेंस, ठीक है, और K होता है यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी इज उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस इज उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस। चारों की ऐसा यूनिट भी याद रखेंगे। तो आर की रेजिस्टेंस की होती है ओम, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर, कंडक्टेंस की सिमेन या फिर ओम इनवर्स भी बोल सकते हो, और अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो सिमेन मीटर इनवर्स। यहाँ पे एक और कांस्टेंट है जी स्टार, जिसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि केवल रेशियो है लेंथ बाय एरिया का, और ये फिक्स होता है एक पर्टिकुलर सेल के लिए, सेल के कंस्ट्रक्शन में के बारे में आपको बताता है। इसके ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स। ठीक है, और लास्ट ये मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला है के, विच इज कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय m। m इज योर मोलारिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अगेन इसके बाद जो आपसे पूछेगा क्वेश्चन वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर मैं डाइल्यूशन कर रही हूं तो क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले अगर बोलूं कंडक्टेंस पे, तो कंडक्टेंस बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ। रीजन याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोबिलिटी, आयंस की मूवमेंट बढ़ती है ना, मोबिलिटी ऑफ आयंस यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड पूछेगा ये कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ, याद रखेंगे। रीजन क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। तीसरा आएगा लैम्डा नॉट, विच इज मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं तो लैम्डा m बढ़ता है, क्योंकि अगेन मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ती है जैसे से आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैम मूवमेंट तो बढ़ी रही है वॉल्यूम बढ़ाने से, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, क्योंकि अल्फा होता है अंडर रूट K बाय C। तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो C घटेगा तो अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो ये रीजन
रीजनिंग आपको याद रखनी है। अब लैम्डा एम बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ और मैक्सिमम वैल्यू जो लैम्डा एम की होती है उसको बोलते हो लैम्डा नॉट एम, विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको निकालने के लिए आप ग्राफ बना सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि कंसंट्रेशन घटाने से लैम्डा एम बढ़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी होगी वो आपको लैम्डा नॉट एम देगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जिसको आप इक्वेशन से शो कर सकते हो। वाई एक्सिस पे आपने लैम्डा एम डाला, ठीक है, इंटरसेप्ट आपको लैम्डा नॉट एम मिला, स्लोप आपको नेगेटिव मिला और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन। तो इंटरसेप्ट से लैम्डा नॉट एम निकल सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन अगर आप वीक के लिए यही ग्राफ बनाओगे लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का तो आप देखोगे बढ़ेगा 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 लेकिन अचानक से बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ आयन से बढ़ गए होंगे। तो यहाँ ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, तो यानी कि कर्व मिलेगा और यहां से आप लोग लैम्डा नॉट एम नहीं निकाल सकते। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा नॉट एम कहां से निकालते हो? कॉलरैश लॉ से, जो कि कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर पाई जाती है। ठीक है, राइट है। तो अगर फॉर एग्जांपल लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COH तुमसे पूछ रहा है तो ये किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा उसके बाद आएगा आपका फैराडे लॉ। फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। वहां पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैथोड पे रिडक्शन ही होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन कैथोड पे केटायन जाके डिपॉजिट होता है और एनोड पे एनायन जाके डिपॉजिट होता है। कितना मेटल डिपॉजिट होता है वो फैराडे लॉ बताता है। तो फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ है वेट, कितना वेट आपका डिपॉजिट हो रहा है उसका फॉर्मूला है वेट वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट आता है Z। तो अगर Z का फॉर्मूला बोलो तो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन चार्ज ऑन द मेटल इंटू 96500। Q का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। तो कंप्लीट फॉर्मूला वेट का बनेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन में चार्ज ऑन द मेटल इंटू 96500। करंट की यूनिट एम्पियर और टाइम हमेशा सेकंड में लोगे, वेट आपको हमेशा ग्राम में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ से ही आती है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहती है अगर आपने दो सेल को सेम चार्ज दिया सेम टाइम तक तो उसका Z और W प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल Q क्या कहते हैं कांस्टेंट कर दिया तो ऑब्वियसली Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप दो सेल को W1/W2 Z1/Z2 बराबर करके कोई भी अमाउंट यहां से निकाल सकते हो क्योंकि दोनों सेल के लिए Q क्या है? कांस्टेंट रहेगा। जनरली आप दो सेल को जब सीरीज में लगाते हो तब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो। लास्टली आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। तो जनरली अगर मैं बोलूं तो आपको पता है यार कैथोड पे जाएगा केटायन, ठीक है, और एनोड पे जाएगा एनायन। लेकिन जब भी आप एक्वस सोल्यूशन लोगे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के केस में वहां पे होगा वाटर और वाटर होगा H+ और OH नेगेटिव। तो वहां पे आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो H+ और OH नेगेटिव से कॉम्पीट करेगा। केटायन H+ से करेगा और एनायन OH- से करेगा। तो अगर मैं कैथोड की बात करूं तो H+ किससे हारता है? केवल महंगे मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मरकरी। अगर ऐसा कोई केटायन है तो वो डिपॉजिट होगा आपके कैथोड पे। इसके अलावा आप लोगों का H+, अगर इसके अलावा और कोई भी मेटल होगा उस केस में आपका H+ ही जीतेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि H+ का E0 क्या होता है? 0 और बाकी मेटल्स का होगा नेगेटिव। यहाँ पे बाकी सब मेटल्स का पॉजिटिव E0 है, मतलब वो रिड्यूस होंगे। तो अगर इनमें से कोई मेटल है तो ये मेटल डिपॉजिट होगा और इसके अलावा कोई और मेटल है तो हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे मिलेगी। एनायन के केस में आप कोई भी एनायन ले लो, ठीक है, चाहे आप ले लो सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, चाहे आप ले लो नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, चाहे आप ले लो फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, सभी आपके OH नेगेटिव से हार जाते हैं और हमेशा ऑक्सीजन गैस ही आपको एनोड पे मिलती है। लेकिन केवल क्लोरीन या Cl नेगेटिव के केस में आप देखोगे कि आपको क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगी क्योंकि ये ओवर पोटेंशियल की वजह से जीत जाती है। तो ये एक मोटी मोटी समरी रहेगी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट की। अगर आप ये पता कर पा रहे हो कि यार कौन सा केटायन है कौन सा एनायन है, आप कॉम्पिटिशन देखो H+ और OH नेगेटिव से और अपने प्रोडक्ट्स को फ्रीज कर दो। ठीक है, लास्ट पार्ट है बैटरी का। बैटरी देखो दो टाइप की, एक प्राइमरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी आप लोगों को पता है कि वो रिचार्ज नहीं कर सकते हो, सेकेंडरी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल और एटलीस्ट इनके यूजेस याद रखना। ठीक है, प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल लीलांचे सेल है जो आपकी घड़ियों में डलता है, रिमोट में डलता है ना। ड्राई सेल भी आपका उसका ही एग्जाम्पल रहेगा। सेकेंडरी सेल आपकी एग्जाम्पल रहेगा लेड स्टोरेज बैटरी जो ऑटोमोबाइल्स में डलता है, ठीक है, या इन्वर्टर्स में डलता है। निकल कैडमियम बैटरी भी इसका एग्जाम्पल है। निकल कैडमियम बैटरी का लॉन्गर बैटरी लाइफ होता है। तो ये आप सभी लोगों को मेन पॉइंटर्स याद रखने हैं। ठीक है, एक बार आपको डिटेल में इसका वन शॉट भी देख लेना है जो मैं इस चैप्टर पे कवर कर चुकी हूँ और मेरे चैनल पे मैंने गन शॉट भी इसका कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड पैरेलली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे जो लाइव सेक्शन में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो इस जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि क्या आपके दिमाग में ये चैप्टर फ्रीज हो चुका है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर की जब समरी आपके दिमाग में होगी तो ही आप रिवाइज कर पाओगे और बहुत ज्यादा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस
फोकस करोगे, ठीक है। ऑल्सो इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको इस पीडीएफ का एक्सेस भी मिल जाएगा। और बाकी आप मेरे टेलीग्राम पे अगर जुड़े हुए हो तो वहां पे भी मैं इसका पीडीएफ शेयर कर चुकी हूं, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा 9 नंबर आपके फ्रीज हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके दिमाग में चैप्टर क्लियर हो गया तो कमेंट में मेरे को #ACE आर्मी और रेड हार्ट डालना मत भूलना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं।